स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठंड बढ़ गई है, बट पढ़ाई तो जरूरी है। पढ़ना तो है ही। तुम्हें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का टॉपिक रह गया था, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। तो मैं कोशिश करूंगा आज के इस क्लास में ये चारों ऑर्गेनेल्स के बारे में हम कंप्लीट कर सकें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ जानने के लिए, क्योंकि बिना डायग्राम का हम नहीं समझ पाएंगे ये है क्या। तो ये डायग्राम हम बना रहे हैं, और ये जो डायग्राम है मैं अभी ये बना रहा हूं हाफ न्यूक्लियस। क्योंकि पूरा न्यूक्लियस मैं नहीं बनाऊंगा, जरूरत भी नहीं है। और इस न्यूक्लियस से अटैच मैं, तुम लोग समझ ही गए हो कि क्या मैं बनाने जा रहा हूं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड ही बनेगा गोल्गी एपरेटस। तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया न्यूक्लियस। और ये हो गया एसीआर, और यहां पे हो जाएगा राइबोसोम्स। यहां पे क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। दिस इज द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ राइबोसोम चिपके होते हैं। तो ये जो हो गया, इसमें हो गया ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको मान लो ये एक्सेल और ये एक सेल। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मान लो कि ये पूरा बोर्ड मान लो कि एक सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जो है ये क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। समझ में आ गया इतना बात? अब देखो, सबसे पहली बात कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया। पहला थे कीथ पोर्टर। पहला कौन हो जाएगा? कीथ पोर्टर। दूसरा हो जाएगा अल्बर्ट क्या हो जाएगा? क्लाउड। अल्बर्ट क्लाउड। और तीसरे जो साइंटिस्ट हो गए उनका नाम है अर्नेस्ट फुलमैन।
अर्नेस्ट फुलमैन, इन्होंने इन तीनों ने मिलकर 1945 में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किया और इन्होंने कहा यह सिस्टर्ने रूपी ट्यूबल्स और सेट का फ्रीली घूमता हुआ न्यूक्लियस से अटैच साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता हुआ एक ऑर्गेनेल्स है, यानी कि यह न्यूक्लियस से अटैच है और साइटोप्लाज्म में यह चारों तरफ फैला हुआ रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सैक लाइक, जो कि बना होता है ट्यूबुल्स और सैक लाइक किस चीज का बना होता है, सिस्टर्ने का, सिस्टर्ने का बना होता है, जिसके सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स चिपके होते, अटैच होते, तो दिस इज द राइबोसोम्स, ये अटैच्ड होते हैं, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, क्या करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, यानी कि प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम ये करता है। अब स्वाभाविक है कि प्रोटीन को और लिपिड को दोनों को सिंथेसाइज करने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब कहा जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है कि दोनों को सिंथेसाइज करने के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि जो इसको पसंद है उससे इसको नफरत है, जो इसको पसंद है उससे इसको नफरत है। यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइजेशन के लिए राइबोसोम की जरूरत है, लेकिन लिपिड को राइबोसोम से नफरत है, लिपिड को राइबोसोम की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक में जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच था, जिस पार्ट के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड था, उस पार्ट को कहा गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और इसे कहा गया कि आप जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करोगे, क्योंकि जहां भी प्रोटीन का बनना या प्रोटीन को सिंथेसाइज करना की जरूरत होगी, वहां पे बिना राइबोसोम्स का यह संभव नहीं है कि बिना राइबोसोम का प्रोटीन का कोई भी फंक्शन हम कर पाए। इसीलिए RER के पास राइबोसोम्स था, इसलिए RER को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करो। साथ ही साथ दूसरा पार्ट आ गया SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको दिया गया कि तुमको तो प्रोटीन का काम करना नहीं है, तुम्हारे पास राइबोसोम्स नहीं है, तो क्या करोगे, तुम लिपिड को सिंथेसाइज करोगे, तो इस प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या हो गया, या तो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर रहा है और लिपिड को भी सिंथेसाइज कर रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोवाइड, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, प्रोवाइड शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, यानी कि यह जो है शेप दे रहा है, तो यह काम कर रहा है एक्ट्स एज साइटो एस्केलेटन, यानी कि साइटो एस्केलेटन, साइटो का मतलब क्या हो गया, सेल, साइटो का मतलब सेल, और एस्केलेटन मतलब हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम। तो यह एक प्रकार से सेल, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, उसी तरह से साइटोस्केलेटन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को क्या करेगा, शेप देगा। ठीक है, इसके बाद एसीआर जो है, यह एसीआर किसको सिंथेसाइज करेगा, लिपिड को, और आरईआर किसको सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को। तो अगर हमको डिफाइन करना पड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ lipid and protein which is freely attached to the nucleus in cytoplasm। अब जो है अगर आरईआर को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for synthesis of protein because there are ribosomes attached with their surface, there are ribosomes attached with their surface। उसी तरह से एसीआर के बारे में हम कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for synthesis of lipid। ACR cannot synthesize protein because of there are no ribosomes attached on their surface, यानी कि ACR प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन नहीं कर सकता है क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन हो गया, साथ ही साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वेसिकल्स को, लाइसोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड एंजाइम्स टू लाइसोसोम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको भी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्लियर। अब आ जाओ गोल्गी एपरेटस। दिस इज द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus का डिस्कवर 1898 में कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वह गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी पड़ा। यह एनिमल सेल में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? यह मात्र एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में भी जो होता है वह प्लांट सेल में यह
प्लांट सेल में इसका नाम चेंज हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है और यह हो जाता है डिप्टियोजोम के नाम से पाया जाता है। प्लांट सेल में डिप्टियोजोम के नाम से पाया जाता है। साथ ही साथ यह सबसे ज्यादा गोल्गी एपरेटस ग्लैंडुलर सेल में पाया जाता है, क्योंकि इसका काम है सेक्रेशन का, सेक्रेट करना। तो ग्लैंड ही सेक्रेशन का काम करता है, तो यह ग्लैंडुलर सेल में पाया जाता है और सेक्रेशन का काम करता है, सेक्रेशन का काम करता है। लाइक लीवर, लाइक पैनक्रियाज, इसमें सेक्रेशन का काम करता है। इसीलिए गोल्गी एपरेटस को सेक्रेटरी ऑर्गेनिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी ऑर्गेनिल भी कहा जाता है। अब देखो, गोल्गी एपरेटस भी बना होता है किस चीज का? सिस्टर्ने का। किस चीज का बना होता है? सिस्टर्ने का। तो गोल्गी एपरेटस का दो फेस होता है। गोल्गी एपरेटस का दो फेस होता है। ये है, इसको कहते हैं सीस फेस। ये हो गया सीस फेस और इसको कहते हैं ट्रांस फेस। सीस फेस एंड ट्रांस फेस। अब देखो, सीस फेस टुवर्ड्स किसके तरफ है? सीस फेस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के तरफ, इसका सीस फेस। और ट्रांस फेस जो है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था ना, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसफेस जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ है और इसको हम कहेंगे वेसिकल। ये क्या है? वेसिकल। समझ गए? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करके दिया, उस प्रोटीन एंड लिपिड को गोल्गी बॉडी मॉडिफाई और पैकेजिंग करने का काम करेगा। रैपिंग, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग करने का काम करेगा। और पैकेजिंग करेगा किसमें? इस वेसिकल्स के अंदर। इस वेसिकल्स के अंदर वह प्रोटीन और लिपिड को पैक करके गोल्गी बॉडी इसी को ट्रांसफर कर देता है आगे की तरफ। किधर ट्रांसफर करेगा? सेल के बाहर या सेल के अंदर? सेल के बाहर और सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। यानी कि गोल्गी बॉडी का काम है एक्सपोर्ट करना। क्या काम है? एक्सपोर्ट करना। किस चीज को एक्सपोर्ट करना? तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन सा है? रुको, इस साइड का मैं, तुम लोग नोट कर लिया हो ना? नहीं होता स्क्रीन शॉट ले लो, मैं इधर का ये इरेज करूंगा। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, कहां थे हम लोग? मैक्रोमोलिक्यूल को एक्सपोर्ट करता है। मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आएगा? तो मैक्रोमोलिक्यूल में बाबू आएगा, सबसे पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन और चौथा न्यूक्लियिक एसिड। ये चारों जो है मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल इसको इसलिए कहते हैं, और दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि वैसा मॉलिक्यूल्स जिसकी नीड, जिसकी जरूरत
हमारे बॉडी को या सेल को ज्यादा मात्रा में होती है उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और वैसा मॉलिक्यूल जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को कम मात्रा में होती है, लिटिल मात्रा में होती है, उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह से गोल्गी एपरेटस मैक्रोमोलिक्यूल को एक्सपोर्ट, यानी कि प्रोटीन और लिपिड क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, तो मैक्रोमोलिक्यूल को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, तब मैं लाइसोसोम और राइबोसोम बताऊंगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसका, लाइसोसोम का। सबसे पहले बात ये याद रखना कि लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वह गोल्गी में होता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां होगा, गोल्गी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो वेसिकल्स गोल्गी के अंदर था जिसमें पैकेजिंग किया गया था, उसी वेसिकल्स जब अनलोड हो जाता है ना, कि उस प्रोटीन और लिपिड को दे देता है सेल को, तो वही अपने आप को लाइसोसोम में कन्वर्ट कर लेता है। और चूंकि मैंने पहले बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, तो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स प्रोवाइड होता है वह एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यह लाइसोसोम मैक्सिमम किन सेल में, किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, तो लाइसोसोम फाउंड इन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल किसको कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल, जो सेल खा सकता है, फैगोसाइटिक सेल में पाया जाता है। साथ ही साथ सेक्रेटरी सेल में भी पाया जाता है। सेक्रेटरी सेल कौन कौन सा हो गया, फैगोसाइटिक सेल कौन सा हो गया, लाइक डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटिक सेल। डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइटिक सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में इंटर करने वाले वायरस एंड बैक्टीरिया को खा जाता है, किल कर देता है, यानी खा जाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी सेल, जो सेक्रेट करता है, जैसे लीवर सेल को क्या कहेंगे, हेपेटोसाइट। लीवर सेल को क्या कहेंगे, हेपेटोसाइट। पैनक्रियाटिक सेल, ये सेक्रेटरी सेल है जिसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, और लाइसोसोम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, सैक लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम जो है वह सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि दिखाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, बहुरूपता, यानी कि एक आदमी, इसको बहुरूपिया नहीं कहते हैं, गांव घर में जाता है जब बहुरूपिया घूम रहा है, बहुरूपिया, यानी कि अपने आप को रूप बदलना, कभी कृष्ण बन जाना, कभी शंकर बन जाना, कभी भूत बन जाना, समझ गए।
तो इस तरह से जो अपने आप के रूप को चेंज करता रहता है उसे ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है यह एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म, जिस सेल में जाता है उस सेल के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। साथ ही साथ लाइसोसोम चूंकि WBC में पाया जाता है, तो WBC में पाया जाता है तो यह क्या करेगा, बैक्टीरिया को भी किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और वायरस को भी किल करेगा। इसीलिए लाइसोसोम का एक दूसरा नाम है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो कहते हैं सुसाइडल बैग, तो कहते हैं इसको सेल का सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला। लेकिन साथ ही साथ इसको हम इट इज ऑल्सो सेल गार्बेज क्लीनर, यानी कि लाइसोसोम जो है सेल गार्बेज क्लीनर है, यानी कि सेल में पड़े हुए बेकार की चीजों को भी यह साफ करता है, क्लियर करता है, क्लीन करता है। और जैसे ही कोई सेल अपना सेल जिसके अंदर यह मौजूद है वह सेल अगर डेड हो जाता है तो ये लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और ये जो प्रोसेस यानी कि लाइसोसोम का ब्लास्ट होना और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है उसके द्वारा उस अपने आप के सेल का डाइजेस्ट होना, दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। क्या कहलाएगा, ऑटोलाइसिस। और इसी कारण से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर। अब आ जाओ राइबोसोम। अब तुम लोगों का फंडामेंटल यूनिट का सारा टॉपिक हो गया जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। मैक्सिमम इसके बारे में तुम लोग पहले ही हम तुम लोगों को बता चुके हैं। सबसे पहली बात क्या है कि राइबोसोम्स का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, राइबोसोम को सबसे पहले किसने आविष्कार किया था, तो सबसे पहले इनका आविष्कार जॉर्ज ई पैलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम का डिस्कवर किया था। और राइबोसोम जो होता है ये क्या है, एसेंशियल, इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल सेलुलर मशीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एसेंशियल सेलुलर मशीन, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन की। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमारे बॉडी में प्रोटीन तभी बन सकता है जब राइबोसोम प्रेजेंट होगा। बिना राइबोसोम का प्रोटीन का बनना संभव नहीं होता है। इसीलिए राइबोसोम को एसेंशियल मशीन कहा जाता है। साथ ही साथ राइबोसोम को ऑर्गेनिल भी कहा जाता है। ऑर्गेनिल विदिन ऑर्गेनिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिल विदिन ऑर्गेनिल, कोई बता सकते हो, ऑर्गेनिल विदिन ऑर्गेनिल राइबोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम पाया जाता है एक दूसरे ऑर्गेनिल्स के अंदर। सेल के एक ऑर्गेनिल के अंदर
राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल कहते हैं। ऐसा ही नहीं, ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल होते हुए भी राइबोसोम ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि यह बॉडी में प्रोटीन को पैदा करता है। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? प्रोटीन का फैक्ट्री इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए यह एसोसिएट होता है किसके साथ? mRNA के साथ। अब ऐसा क्या मतलब हो गया mRNA के साथ एसोसिएट होता है? कुछ समझ में नहीं है, इसलिए नहीं आया कि कभी भी प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत हो। ध्यान से सुनना इस बात को, 20 अमाइनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन जो 10 की जरूरत होती है, वो बाहर से हम भोजन के सहारे उस अमाइनो एसिड को हम लोग लेते हैं, और इसीलिए उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब जैसे ही हम भोजन लेते हैं, जैसे ही हम फूड लेते हैं और उसमें अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में जाता है, उस अमाइनो एसिड को मैसेंजर आरएनए पकड़ लेता है, और मैसेंजर आरएनए पकड़ के इसको लेके जाता है टीआरएनए के पास। किसके पास? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए के पास इसको लेके जाता है, और टीआरएनए जो होता है वह इसको आरआरएनए यानी कि राइबोज आरएनए के पास लेके जाता है, जो कि प्रोटीन बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि राइबोसोम एसोसिएटेड विथ mRNA, यानी कि राइबोसोम जो है आरआरएनए जो है वह mRNA के साथ एसोसिएट होता है, ताकि अमाइनो एसिड के साथ चेन बनाकर जो है सो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके। राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में होगा 70S, और यूकैरियोट्स में होगा 80S। ठीक है, और इसका जो लोकेशन होता है, लोकेशन 3 इन साइटोप्लाज्म, और मेन फंक्शन जो होता है इसका वो है प्रोटीन सिंथेसिस। सो आज के इस क्लास में तुम लोगों को मैंने पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूं तुम लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।